औत्सुक्य मोहारति जान जंगान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। Good afternoon, friends. I hope you are enjoying this 69th online Pulse workshop, and I welcome you all on the third session of this 4-day program on Pulse diagnosis. जब हम बात करते हैं नाड़ी परीक्षा की, तो कल भी हमने आपको बताया था सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है वो है अभ्यास। और मुझे कहने में बड़ा दुख होता है कि आप लोग अभ्यास में बड़े कम पड़ रहे हो, बहुत कम लोग, बहुत ज्यादा कम लोग। कमजोरी आप आलस यहाँ करोगे, ध्यान में रखो, उतना आपका सीखना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इस चीज को अच्छे तरीके से एसिमिलेट कर रोजमर्रा के जिंदगी में प्रायोगिक करना चाहते हो तो आपके लिए आवश्यक है कि उसका अभ्यास करें। और अभ्यास मात्र एक ही चीज से होता है, भावाभ्यासनम अभ्यासः शीलनम सतत क्रिया। वारंवारता से करना चाहिए। मैं तो आपको दिन में सिर्फ 40 बार करने के लिए कह रहा हूं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स दिन में 100 बार से लेकर 150 बार तक अपनी परीक्षा कराते थे। अगर आप इसमें कमजोर पड़े तो समझ लो कि नुकसान आपका है। मैं शायद आपको फिर से इतना आसानी से लाइव नहीं मिलूंगा। अगर आप लाइव सुनना चाहते हो, सवाल पूछना चाहते हो, तो आपको इसका अभ्यास के रूप में करना पड़ेगा। आखिरी 2 दिन बचे हैं। इस 2 दिन में मैं आपको और 3 लेवल, 3.5 लेवल बताने वाला हूँ और उसके बाद निदान कैसे करना ये बताने वाला हूँ। अगर आप अभ्यास करते हैं, अगर आप नाड़ी देखते हो दिन में 50 बार, 100 बार, अब 2 लेवल की, तो आज मैं जो आपको अगला बताने जाऊंगा वो ज्यादा आसान होगा। जितना नाड़ी पे आपकी उंगलियां सहजता से घूमेगी, उतनी ही सहजता से आप परीक्षा करने में सक्षम होंगे। सक्षमता ये आपके खुद के परिश्रम पर ये है, आधारित है। अगर आप ये समझोगे कि कोई और करेगा और हमें आएगी, तो उसका उत्तर नकारात्मक है। अगर आप ये समझकर हो, हमने ये व्याख्यान सुन लिया 4 दिन 6 घंटे आ गए, क्या हमें नाड़ी परीक्षा करनी आएगी? नहीं आएगी। आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। आपकी उंगलियां नाड़ी पे रखना, नाड़ी को आइडेंटिफाई करना, उस लोकेशन को समझना, वहां उंगली रखकर वहां पर होने वाले बदलावों को समझना, ये आवश्यक होगा। जब ये करोगे तब अगली बात होगी। कल हमने आपको
सर्पगति समझाकर छोड़ दिया था। आज हम बाकी दो गतियों के बारे में बात करेंगे। जो दूसरी गति है उसका नाम है मंडूक गति। मंडूक गति, मंडूक का मतलब है मेंढक, मेंढक के जैसे चलने वाली। यहाँ तक मंडूक गति यानी मेंढक के जैसे चलने वाली। मेंढक कैसे चलता है? मेंढक ऐसा चलता है क्या? उछल के, मेंढक दौड़ दौड़ भागकर गया, आपने कभी देखा? उछल, जंप करके चलता है। जंप करके चलता है। वो जंप भी एक खास डायरेक्शन में करता है, फॉरवर्ड। अगर आपको नाड़ी में इस प्रकार का फॉरवर्ड जंपिंग लगा तो वो है मंडूक गति, वो है मंडूक गति। जैसे कि मेंढक उछल रहा है वैसे गति। और ये गति देखो, जरा नाड़ी पे उंगलियां रखो, मिलती है क्या? देखो, कोई लिखता है कि नाड़ी परीक्षा का जो होमवर्क दिया था हमने वो समझ में नहीं आया, तो कल दिन भर में क्यों नहीं मुझे मैसेज किया आपने? और हम यहाँ जब बता रहे थे तब भी नहीं आपने पूछा हमको कि क्या है ये। हमने आपको जो नाड़ी परीक्षा सिखाई थी, अनुराधा जी आप उल्टा रख रहे हैं हाथ। हमने जो आपको 2 स्तर की नाड़ी परीक्षा सिखाई थी उसके फॉर्म भेजे थे, उतना भरना मात्र था। किसी और को भी दिक्कत है क्या उस फॉर्म में? फॉर्म समझ में नहीं आया ऐसे कितने लोग हैं? क्या नहीं समझ में आया उसमें आपको? सर, जो स्पर्शन में आता है ना वो समझ में नहीं आते कि कौन सा ऐसा टोकदार लगता है और कौन सा ब्लैंक लगता है, वो नहीं समझ में आता। और यदि समझ में आया कह दूं तो वो भी नहीं अच्छा लगता है ना। मुझे फीलिंग नहीं समझ, जो फीलिंग होता है ना, तो वो फीलिंग में डिफरेंशिएशन नहीं आया तो होमवर्क नहीं हुआ सर। हाँ, आपने कहा होमवर्क समझ में नहीं आया। आपको नाड़ी का एक स्पर्श समझ में नहीं आया, वो तीक्ष्ण है या मृदु है, बराबर? हाँ सर, यस सर। और वो चार्ट में एक काम करो, चार्ट में तो सीधा लिखा है ट्रिकिंग का मतलब चुभने वाली, और सॉफ्ट एसओ का मतलब सॉफ्ट। आपको करना क्या है? करना क्या है होमवर्क? अगर आपको ये समझना है तो अलग अलग तरीके से, जैसे ये पेन का सामने वाला पोर्शन है, ऐसे एक आधी सुई ले सकते हैं, एक आधा कांटा ले सकते हैं, गोखरू का दाना ले सकते हैं, गुलाब का कांटा ले सकते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के चुभने वाले आइटम ढूंढना, और उसी तरीके से सॉफ्ट आइटम ढूंढना। बॉल है, गोटी है, जो आपको स्पर्श में, रबर का बॉल है, आप उसमें रुई है, इसको हाथ लगा कर देखना, दोनों में जो फर्क है उसको महसूस करने की कोशिश करना। अब चुभता कैसे है? जब आपके पास नाड़ी सीधी ऊपर जाकर नीचे आएगी वो कहते हैं चुभना। वो अगर ऊपर रुक कर नीचे आती है तो वो है सॉफ्ट। नाड़ी देखे बिना नहीं आएगा ये, आपको नाड़ी पे उंगली रखकर देखना पड़ेगा। खुद की नाड़ी, दूसरों की नाड़ी, जितने भी घर में लोग होंगे सबकी नाड़ी देखो दिन भर। हॉस्पिटल में तो जितने आने वाले रुग्ण हैं उनकी नाड़ी देखो, नाड़ी देखकर प्रयास करो, तब जाके वो डिफरेंस महसूस होगा। यही तो कह रहे हैं हम आपको, भावाभ्यासनम अभ्यासः, भाव अभ्यासनम अभ्यासः, शीलनम सतत क्रिया। यू हैव टू डू इट रेगुलरली विथ अंडरस्टैंडिंग। शीलनम, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड देन डू इट, तब जाके आपको नाड़ी परीक्षा का ये वेरिएशन आएगा। Sir, can you please repeat immediate expression and superficial expression, उन दोनों का difference repeat कर सकते हैं क्या? क्या चाहती है आप मुझसे?
मुझे एग्जैक्टली डिफरेंशिएट नहीं हुआ कि व्हाट इज इमीडिएट एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज When you hold सुपरफिशियल the pulse, when you hold the pulse without moderation of the pressure, जब हमको उसके कितना दबा रहे इसका चिंता नहीं है, तब जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो है इमीडिएट एक्सप्रेशन। जब हम Okay. कोशिश कर कर उसको रिलीज कर कर मिनिमम प्रेशर के साथ जब पल्स देखते हैं, जहां कम से कम प्रेशर दिया है और उसके बावजूद जो पल्स में फाइंडिंग आ रहे हैं वो है सुपरफिशियल। दो अलग अलग स्तर है। ओके ओके, थैंक यू सर। तो अभी हम करेंगे नाड़ी के सुपरफिशियल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। वहां पर जब आप उंगली रखते हो तो आपको गति का अनुभव होता है, और सिर्फ एक ही जगह है जहां गति का अनुभव होता है, सुपरफिशियल एक्सप्रेशन, और किसी भी लेवल में गति का अनुभव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारा उस पर दबाव नहीं है। हम नाड़ी को दबा देंगे तो उसके फ्लो के साथ अल्ट्रेशंस करेंगे। फ्लो में अल्ट्रेशन करा कि आपको कभी भी गति का अंदाजा नहीं हो सकता। तो पहली गति हमने कल देखी थी जो थी सर्प गति। आज हमने बात शुरू की है मंडूक गति की, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो बाहर से भर देना होगा। नहीं, टायर खोल के उसमें डाल। कितना देर लगेगा? समय लगेगा 15-20 मिनट। जब तक जंपिंग लगेगी आपको नाड़ी के आगे, यहाँ पर इस तरीके से जंपिंग पल्सेशन लगता है, उसे कहते हैं मंडूक गति। आप उंगली रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ जंप करके जा रहा है। इट कैन बी प्रिकिंग, इट कैन बी सॉफ्ट, ये आपको नहीं देखना है। यहाँ पर आपको प्रिकिंग या सॉफ्ट नहीं देखना है। यहाँ पर आपको देखना है नाड़ी की गति। वो अगर जंपिंग है फॉरवर्ड तो वो है मंडूक गति। और तीसरी गति जो है वो है हंस गति। आपने किसी ने हंस देखा है क्या? कहीं जू में देखने को मिलता है। भारत में सिर्फ नॉर्थ इंडिया में जहाँ लेक्स है हिमालय में, वहां मिलते हैं स्वान देखने को, नीचे के भाग में, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश का पंछी है। स्वान जो है उसके पाँव बड़े लंबे होते हैं। बत्तख के जात का पंछी होता है, पर बत्तख के पाँव छोटे होते हैं, स्वान के पाँव बड़े लंबे होते हैं। वो बड़ा तेजी से पानी पे चलता है, परंतु उसकी एक विशेषता है, अगर आप स्वान को देखेंगे तो एक लाइन में चलता है। तो आपको पल्सेशन अगर एक लाइन में मिलते हैं और वो अगर सटल है तो वो है हंस गति, वो है हंस गति। इन गतियों का अपना मंतव्य है। सर्प गति बताती है वात के कार्य। वात के कार्य क्या है निशा? वात के कार्य अरे मैंने कोई बहुत भयंकर सवाल पूछ लिया क्या? फिर वायु यंत्र तंत्र धराहा नियंता प्रणेता च मनसा सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजकः सर्वेन्द्र नियंता प्रेरणता च मनसा, ऐसा भी कुछ, नियंता प्रेरणता च मनसा, ऐसा कुछ तो भी है। यार ऐसे रैंडमली याद नहीं आ रहा है मुझे। रैंडमली नहीं, आपने आपको बताया था, याद है आपको सबको? पहले दिन जब आपने एडमिशन ली उसी दिन बताया कि आपको दोषों के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। मैं अगर यहाँ दोष पढ़ाने जाऊंगा तो ये 6 घंटे में नाड़ी कैसे पढ़ाऊंगा आपको? नहीं पढ़ा सकता, आपको दोष पढ़ के आना है। yes. तो वायु का कार्य है। वायु की व्याख्या करते हैं तो हम कहते हैं वा गति और गंधनयो हो। जो गति का कारक है, जो ज्ञान का कारक है, वो है वायु। तो जब भी वायु का कार्य आपको महसूस होगा, जब भी आपको सर्प गति मिलेगी, तो समझना वहां तो या तो गत्यात्मक कोई कृति हो रही है या ज्ञान ग्रहणात्मक या ज्ञान की दृष्टि हो रही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। गति, गंध, और ये पूरे इंद्रियों को धारण करता है, मन का निश्चरण करता है, सभी काम। ये इसका का प्रोसेस है हाइड्रोफोबिक पॉलीमर का इमीडिएटली या हाइड्रोफोबिक पॉलीमर का
आप सबको एक विनती है, अगर आपको और किसी से बात करनी हो तो कम से कम आपका माइक म्यूट कर दीजिएगा। अगर माइक म्यूट नहीं हो सकता है तो लीव करिए, फिर से ज्वाइन करिए, मैं ज्वाइन कर लूंगा। लीव द मीटिंग एंड देन रीजॉइन। एटलीस्ट माइक तो म्यूट करना ही है। अगर फिर से माइक म्यूट करे बिना कोई और लोगों से बात करेगा, मैं रिमूव कर दूंगा। सो वायु का कार्य जब हम कहते हैं तो वो गति या ज्ञान ग्रहण, गंधन मतलब है ज्ञान ग्रहण। जहां भी शरीर में गत्यात्मक प्रवृत्ति होगी वहां वायु होगा। मन का नियंत्रण करना, इंद्रियों का नियंत्रण करना, हाथ पांव उठाना, चलाना, दौड़ना, भागना, जितना भी काम है शरीर में, इसलिए तो वायु बिना गति का कुछ नहीं है। इसलिए वायु सबसे प्रधान है। वायुरायु, वायुर प्रभु, वायु को सभी बड़ी उपमाएं है। आपको काम इतना ऐसा ही करना है कि ये सर्प गति दिखी तो समझना है कि कोई तो गत्यात्मक प्रवृत्ति है। मंडूक गति मिलती है। मंडूक क्या है? पित्त का कार्य बताती है। पित्त का कार्य बताती है। तो पित्त का कार्य क्या है? पाचन। दर्शनम पक्त ऊष्मा, दर्शनम पक्ति ऊष्मा, पचन, शुद्ध तृष्णा, उष्मा। देह मार्दवम। ये दो बड़े काम जो है, उष्मा और पचन, परिवर्तन, देह का मार्दवत्व, शरीर का त्वचा का कांति, वर्ण, ये सब कार्य किसके है? पित्त के है। देखना सबसे बड़ी बात, हमको दिखता किससे है? पित्त के कारण से। पित्त से। दर्शनम पक्ति ऊष्माश्च। अब तीसरा है कफ। कफ का काम क्या है? श्लिषा आलिंगने, जो बांध के रखता है। शरीर में कोई भी चीज जो बांध के होने वाली है, कंजेशन हो रहा है, पकड़ के रख रहा है, बॉडी को एक आकार मान देना है, ये सब काम कौन करता है? कफ करता है। इसमें बदलाव हो गया तो ढीली हो गई बॉडी, ट्यूमर बन गया, ये सब चीजें विकृति के रूप में हमें कफ की मिलेगी। तो हमें वहां पर हंस गति मिलेगी। कंजेशन है, जमा हो गया कुछ, आपको हंस गति मिलेगी। कहीं ट्यूमर हो गया, हंस गति मिलेगी। कहा कंजेशन हो रहा है, हंस गति मिलेगी। तो अभी इसमें महत्वपूर्ण बात समझो, आपका ये इंडेक्स फिंगर जो है वो क्या चीज बताता है? वात, वात की गति। इंडेक्स वात की क्या का बताता है? नाभि के नीचे के इंडेक्स फिंगर क्या बताता है? अगर नाभि के नीचे कोई विकृति है, में अगर विकृति होगी तो बताता है। वात की गति। कहाँ आई विकृति? नाभि के नीचे, नाभि के नीचे वाले अवयव में। नाभि के नीचे वाला पैथो और फिजियोलॉजी बताता है। कौन से लेवल में बताता है वो? नाभि के नीचे फर्स्ट लेवल। कौन से लेवल में बताता है? कौन से लेवल में नाड़ी के ये आपको बताता है कि नीचे वाला हिस्सा है नाभि के? इमीडिएट वाले। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल। क्या बता रहे हैं उसमें? क्या बताते हैं सुपरफिशियल में? इंडेक्स फिंगर क्या बताएगा आपको? बात को वात, वात का कार्य है। वात का कार्य किससे मिलता है? अभी मैंने कुछ सेकंड पहले बताया, वात का कार्य आपको किससे अनुभव होता है? सर्प गति से। सर्प गति से। तो इंडेक्स फिंगर क्या बताता है? सर्प गति। सर्प गति बताती है। बोल। वात का कार्य बताती है। सर्प गति वात का कार्य बताती है। इंडेक्स फिंगर क्या बताता है? सर वात का स्थान बताएगा। वात का स्थान, ध्यान में रखना, सुपरफिशियल में ये स्थान बताती है। वात का स्थान, पित्त का स्थान और कफ का स्थान। इमीडिएट एक्सप्रेशन में जो सीखा आपने वहां उसको रख दीजिएगा। अब दूसरा चीज, यहाँ पर आप आए हो तो यहाँ पर आपको सुपरफिशियल लेवल की चीजें देखनी है। यहाँ पर ये वात का स्थान है, पित्त का स्थान है, कफ का स्थान है।
अगर यहां पर मुझे सर्प गति मिली तो क्या, यहां पर मुझे सर्प गति मिली तो क्या मतलब होगा? वात के स्थान पर वात के पित्त स्थान में काम चल रहा है, पित्त कार्य। वात धनश्री, के धनश्री, यस सर, आर यू इन योर माइंड? यस यू आर इन योर स्टेबल माइंड? यस सर। विकृति ये शब्द कहाँ से आया आपके दिमाग में फिर? हाँ, विकृत मतलब दोनों हो सकते हैं। विकृति कहाँ आई बीच में? दिमाग में से भूसा निकाल दो विकृति का। हाँ, प्राकृत है कि विकृत है आपको कब पता चलता है? जब प्रिकिंग Speaking और सॉफ्ट है तभी speaking पता और चलता है। soft वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। हाँ। तो फिर बाद में प्रकृति विकृति कोई निकालने का नहीं दिमाग में। हाँ सर। इंडेक्स फिंगर में सर्प गति मिली तो क्या? वात के स्थान वात के पे स्थान पे कार्य चल रहा है। वात के स्थान पे वात का कार्य चल रहा है, करेक्ट। यहाँ पर अगर मुझे मंडूक गति मिली तो वात के वात के स्थान में कार्य पित्त का कार्य चल रहा है। क्या कार्य चल रहा है? और यहाँ पर अगर हंस गति मिली तो वात के स्थान पे कफ का कार्य वेरी गुड। अब बहुत बार ये कंफ्यूजन लोग करते हैं आपस में ही कि वात के स्थान में अगर पित्त का कार्य चला तो विकृति हो गई। ऐसा होगा क्या? वात के स्थान कौन से है? पक्वाशय कटी सती पक्वाशय कटी श्रोत्रास्ति स्पर्शन इंद्रियम। बराबर। इसमें पित्त का कार्य हो सकता है क्या सामान्य रूप में? बिल्कुल होता है। हाँ, रूपांतर के तौर पे वे व्यापीलो है, दोष सभी भाग में है। उनका प्राकृत कार्य भी हो सकता है, विकृत भी हो सकता है। प्राकृत या विकृत हमें इमीडिएट एक्सप्रेशन में पता चलता है। यहाँ पर हमको सिर्फ इतना ही पता चलता है कि कौन से स्थान में कौन सा कार्य चल रहा है। वात के स्थान में वात का कार्य चल रहा है, पित्त का कार्य चल रहा है या कफ का कार्य चल रहा है। ध्यान में आया? अब यहाँ पर अश्विनी जी आप बताओ मुझे, ये क्या है? मिडल फिंगर। क्या है ये? यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे? नाभी और म्हणजे गती म्हणलं तर हे मंडूक गती मिळेल आणि पक्वाशय का बरं मंडूक गती मिळेल इथं? सर का मिळेल इथं मंडूक गती? काय सर? इथं मंडूक गती कहून मिळेल? क्यों मिलेगी यहाँ मंडूक गती? सर इंडेक्स फिंगर मिडल आणि रिंग फिंगरच्या याच्यानुसार आपण हे करू शकतो ना। तर हम क्या करते हैं? इंडेक्स फिंगर से क्या मानते हैं? पित्त का इंडेक्स फिंगर पर नहीं वात का इंडेक्स फिंगर पे वात पे क्या है? वात का क्या? वो सर्प गति मानते हैं। ये यहाँ पर सुपरफिशियल सर्प गति है इंडेक्स फिंगर में। नहीं क्या आप उसे बता सकते हैं? इंडेक्स फिंगर का मतलब क्या? सर, इंडेक्स फिंगर का मतलब वात के स्थान को दर्शाता है। वात का स्थान। इंडेक्स फिंगर मतलब क्या? वाताचं स्थान से सांगू शकतो। हिंदी में बात नहीं कर सकते आप बेटा? हाँ सर कर सकते। तो हिंदी में बात करेंगे ना हम, हाँ क्योंकि बाकी सब लोग दुनिया भर से है। हाँ सर। हाँ मराठी में बात करेंगे तो आपको फिर मराठी के किसी क्लास में आ जाना चाहिए था। हाँ सर। यहाँ पर मैं अगर तमिल में बोलूं आपसे तो चलेगा? नहीं सर, नहीं सॉरी नहीं सर। चलेगा। वैसे मराठी यहाँ नहीं हाँ। चलेगा। इंडेक्स फिंगर का मतलब क्या? हाँ, वात का स्थान बताता है वात इंडेक्स का फिंगर। स्थान। मिडिल फिंगर हाँ। क्या बताएगा? पित्त का स्थान बताएगा। स्थान। मंडूक स्थान, गति नहीं, मंडूक गति नहीं, हाँ। नहीं, मंडूक हाँ, गति सर। नहीं। हाँ। और यहाँ पर क्या दिखेगा? कफ का स्थान लिखेगा। कफ का स्थान। अब हाँ, मुझे सर। बताओ, यहाँ पर मुझे सर्प गति लगी, इसका मतलब क्या? कि पित्त के स्थान में सर्प गति। मतलब क्या? पित्त के स्थान में मंडूक गति। वात का कार्य। सर्प गति मतलब मंडूक गति। यहाँ पर मुझे मंडूक सर्प गति लगी, उसका मतलब क्या? वात के बारे में कोई हो स्थान पे
वात का कार्य हो रहा है। हाँ सर, बोलो पित्त के स्थान में वात का कार्य है। अर्जुन जी, यहाँ पर मुझे हंस गति लगती है, तो क्या? तो पित्त के स्थान अर्जुन में अर्जुन 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 अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट। सुनाई नहीं देगा मुझे, आप अनम्यूट करिए। हाँ सर जी। हाँ, यहाँ पर मुझे अगर हंस गति लगती है तो उसका मतलब क्या? पित्त के स्थान में कफ का कार्य ज्यादा हो रहा है। वेरी गुड। और मंडूक गति लगती है तो पित्त के स्थान में पित्त का ही कार्य ज्यादा हो रहा है। वेरी गुड। ज्यादा या कार्य चल रहा है, ज्यादा चलो। कम का पता नहीं हमें, ज्यादा हाँ। कम का पता हमें चलता है इंटेंसिटी से। हाँ। हमें ज्यादा कम का पता किससे चलेगा? इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी। हाँ, वो गति से नहीं चलता, गति से कौन सा चल रहा है ये चलेगा, पर इंटेंसिटी से हमें उसकी तीव्रता पता चलेगी। जीरो का मतलब कार्य नहीं है। कभी भी ये मत लिखना कि मुझे पित्त के स्थान पर पित्त का गति मिलता है, मंडूक गति और जीरो गति। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जीरो गति होता है तब कोई स्पर्श नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर आपको गति मिली नहीं। ध्यान में रखना, यहाँ पर 1+, 2+ या 3+ तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं, है अगर तो, नहीं है तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं मिलेगी। जरा देखो आपकी नाड़ी। सब लोग सुपरफिशियल पे जाओ। सुपरफिशियल पे सीधे जाते ही नहीं आएगा, आपको इमीडिएट जाकर ही सुपरफिशियल पे जाना पड़ेगा। ध्यान में रखना, ये सब इंटीग्रेटेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड है। जब तक आप इमीडिएट पे नहीं आइडेंटिफाई करोगे, आप सुपरफिशियल पे नहीं जा सकते। इमीडिएट पे जाइए, गिनिएगा और फिर धीरे से सुपरफिशियल पर रिलीज करिएगा। तीनों उंगलियां एक साथ आनी चाहिए, एक लेवल पे आनी चाहिए, और आपको महसूस करना है बहुत आराम से। यहाँ सर्प गति लगती है, मंडूक गति लगती है, हंस गति लगती है, इंटेंसिटी कितनी है? यहाँ सर्प गति लगती है, मंडूक गति लगती है, हंस गति लगती है, इंटेंसिटी कितनी है? यहाँ सर्प गति लगती है, मंडूक गति लगती है, हंस गति लगती है, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है? मैंने जो आपको फॉर्म भेजा है, उस फॉर्म में पहले 3 कॉलम में इंटेंसिटी है और अगले वाले 3 कॉलम में वहां पर आने वाली गति लिखी है। आपने देखा फॉर्म? अगले लेवल पर जाए, क्योंकि आज 3 लेवल कंप्लीट होगी तो कल हम उसको फाइनल कर सकेंगे। सर जैसे पल्स देखते हैं तो, सॉरी वीडियो भी नहीं ऑन हो, हाँ हो गया। तो पल्स जैसे मैं चेक कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ इंडेक्स फिंगर में पल्स अच्छे से फील होता है, मिडल में बहुत लाइट, एंड रिंग में तो फील ही नहीं होता है। हो सकता है। तो जब ये अपना रिलीज करके मैं देखती हूँ तो सिर्फ इंडेक्स में आई कैन फील, आई कैन मेक आउट। अच्छा, वहां पर आपके वात स्थान में कार्य चल रहा होगा तो वही दिखेगा। अगर वो वात स्थान में कार्य कर रहा है तो वही दिखेगा। ये तो आपके नाड़ी में क्या मिल रहा है ये तो आप ही बता सकती है। आप बिकॉज 12 मैंने लेवल की ओर देखो। बिकॉज आई चेक दिन भर में कम से कम आपने 25 बार देखे तो फिर एक ही जगह पर मिल रहा है ये अंदाजा नहीं होगा आपको। हाँ, अगर आपने फॉर्म भरा होता तो नहीं, शायद आपको फॉर्म भरा है ना सर, फॉर्म तो भरा है। भरा है आपने? जी जी, फॉर्म भरा है सर, और फैमिली मेंबर्स का भी चेक किया है। तो इन किड्स आई कुड मेक आउट ऑन ऑल द 3 फिंगर्स कि भी हाँ मेरे को पल्स लग रही है। हाँ, डॉक्टर सुदेश के नाम से आपका फॉर्म? हाँ जी सर। तो आपको तो आपने इंडेक्स, मिडल, रिंग में तो तीनों में बहुत बार दिखाया है, और ये सिर्फ इमीडिएट एक्सप्रेशन का है। हाँ सर, वो बाकी फैमिली मेंबर्स का है ना। मेरी जो फिंगर है उसमें मुझे सिर्फ एक बार ही 2 में दिखा। मैंने बताया ना कि मिडल में वीक पल्स फील होती है, बट बाकी में नहीं। जैसे किड्स की देखती हूँ तो तीनों पल्स अच्छे से मिलती है उनमें, तीनों मतलब फिंगर्स के नीचे। अरे मिलती है ना? हाँ, तो नहीं होता ना कि नहीं मिल रही। नहीं, उनकी तो मिल रही है।
मेरी आप नहीं मिल रही। जब तक मिल रही है तब तक डरना नहीं, और नहीं मिल ठीक है रही और मुझसे बात कर रही है तो आपको टाकामाशी डिसीज है, ठीक है। और आप बात नहीं कर सकती, बेहोश हुई है तो आसपास वाले बता देंगे क्या हुआ। राम नाम सत्य है। क्या हुआ है वो बाद वाले बताते हैं। ऐसा नहीं होता, जनरली क्या होता है मालूम है, एक छोटी सी गलतियां हमसे होती है, हम उंगलियों को इस तरीके से रख देते हैं, हम उंगलियों को इसका प्रयोग करते हैं, flat surface का। हाँ, वो हो हमें अच्छे जाता तरीके से नहीं देख के आता है। है। You have to use the tips। या राइट। जो सामने वाला पोर्शन है ना, इसका ही प्रयोग करना है, और ये एक लाइन में आना चाहिए, ये आदत डालनी पड़ती है। जब ये आप इसका इस्तेमाल करोगे, ये मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन है अपने हाथ का, ध्यान में रखना, ये उतना सेंसिटिव नहीं होता है। राइट सर। आप अगर ये उंगली को देखेंगे, अगर कांटा यहाँ चुभा ना तो बहुत दर्द होता है, तो पेनफुल होगा। हाँ, यहाँ चटका लगा तो भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, यहाँ राइट। लगा तो नहीं होता, क्योंकि ये धीरे धीरे अकस्टम हुआ है। ये पोर्शन जो है वो सेंसिटिव है, तो यहाँ जी, पर जी। आपको इसलिए तो देखना है, इसको यहाँ पर देखोगे तभी जाके आपको पता चलेगा, और धीरे धीरे करना है। कोई देखो, मैं आपको एक बात बताऊं क्या, नाड़ी परीक्षा करना ये आसान है, वो जब आप दिमाग से लगाना शुरू करते हो तब ये मुश्किल है। दिमाग नहीं लगाना, जी दिमाग नहीं लगाना, जो है वो महसूस करना। हम्म। ये मेरे को वात लग रहा है, क्या वात लग रहा है, ढूंढने जाओगे तो मरे तो भी वात नहीं लगेगा आपको। राइट सर। डोंट 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 अननेसली प्रीजुडिस, पूर्व ग्रह नहीं करना है, नाड़ी को देखना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है नाड़ी परीक्षा करने में, जो लोगों को मुश्किलें आती है, लोगों के बारे में मन में शंकाएं आती है, नाड़ी परीक्षा के बारे में आशंकाएं आती है, उसमें सबसे बड़ा कारण यही है। ये तो डायबिटीज का पेशेंट, इसकी नाड़ी देखो, खत्म वही हो गया। हाँ, वो आप खत्म हो गए, वहीं पे नहीं कर सकते। यू आर राइट सर। हाँ, वो माइंड में जो रह जाता है ना, तो फिर हम वही ढूंढने नाड़ी देखना है आपको, परीक्षा किसकी करनी है, नाड़ी की करनी है। जी जी। नाड़ी को चेक करो, नाड़ी को देखो, नाड़ी के गुणधर्म जांच करो, उन गुणधर्मों से निदान पर कैसे पहुंचना, ये मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने कहा आपको, राइट सर। पर आप वो नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, एक पे लग रही है, बाकी क्या हुआ, नहीं हुआ, एक पे लग रही है, सिंपल। जब मैं आपको कह रहा हूं कि जब नहीं लगती है पल्स, उसका मतलब 0 लिखना, इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर नहीं लगने वाली है पल्स कभी कभी। हाँ, तीनों में 0 लिखने की नौबत आवे तो चिंता करना। बोल क्या है भरत, वहां से इंडा नासी टीका लगाना। ठीक है, राइट सर, थैंक यू। आगे चले। जी सर। बस से अंदर ही करने ना उसके। हेलो। तीसरा लेवल बहुत आसान है, और तीसरे लेवल की तस्दीक आप इमीडिएट कर सकते हो। एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रैक्टिशनर, आपने आपकी प्रकृति का परीक्षण अनेकों बार किया होगा। कहीं तो भी बैकग्राउंड नाउज है, बाकी सबको तकलीफ देगा वो। आप जरा माइक सब लोग म्यूट करके रखना, अनम्यूट नहीं करना जब तक मैं नहीं कहूंगा। जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक अगर अनम्यूट करते हैं मैं रिमूव कर दूंगा आपको, क्योंकि सब लोगों को तकलीफ हो रही है उससे। जब तक मैं नहीं कहूं तब तक कृपा करके आप अनम्यूट मत करिएगा। हाँ नैना जी, आपको कुछ पूछना है? नैना नायक, तो नहीं सर, नहीं सर, सर आपका sorry। हाथ ऊपर था, तो अगले लेवल हम आपको क्या कह रहे थे कि प्रकृति परीक्षण के बारे में हम सब जानते हैं। आपने सबने प्रकृति परीक्षण जरूर किया होगा, और आप हर एक व्यक्ति जो बीएमएस हुआ है वो अपने प्रकृति के बारे में जरूर जानता है कि मेरा प्रकृति क्या है।
तो नाड़ी में प्रकृति कैसे ढूंढे, इसके लिए अगले लेवल पर जाते हैं। उसके पहले कुछ सवाल आपको पूछता हूं मैं। आप में से किसने नदी में कभी गए हैं, बहते पानी में? अकेला, बाकी कोई गए ही नहीं? हम कभी हरिद्वार जाते हैं, गंगा जी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, या नासिक वासिक में जाते हैं, तो पानी में जरूर जाते हैं। पानी बहता होता है, पर अगर आप देखोगे तो पानी का फ्लो जितना ऊपर दिखता है, उतना जितना ऊपर महसूस होता है, उतना नीचे जब जमीन पर रहते हैं तब महसूस होता है क्या? पाँव पर नहीं महसूस होता। द स्पीड ऑफ द वाटर इज द मिनिमम एट द लोएस्ट एंड, एट द बेस। चलो नदी में नहीं गए हैं, पानी तो उबाला होगा कभी ना कभी तो, कि नहीं उबाला कभी पानी? मंजूश्री जी, पानी नहीं उबाला? गुड। अब अनम्यूट करिए आप। हाँ सर। आप बताइए मुझे, पानी उबलता है मतलब कैसे उबलता है पानी? बुलबुले आते हैं। बस पानी लिया तो बुलबुले आना शुरू? नहीं, जब पानी 100 डिग्री के ऊपर पहुंचता है तो बुलबुले आना शुरू होता है। पक्का? आपको लगता है कुछ सही है कि कहीं गड़बड़ी हो रही है आप में? चाय बनाती है, कॉफी बनाती है क्या आप कभी? हाँ। तो क्या करती है? पानी उबलने रखा? हाँ। उबलने रखा तब तक 100 डिग्री आने तक वो वैसे के वैसे स्टेबल रहता है। 100 के बाद बुलबुले शुरू होते हैं? नहीं, थोड़ा थोड़ा। कैसे आते हैं बुलबुले? कौन बताएगा जिसने पानी उबाला है? ऐसा कोई बंदा है यहाँ पर जिसने देखा है पानी उबलते हुए? हाँ राजू जी बताइए। सर जी, फर्स्ट बेस लेवल पे ही गर्म हो जाएगा ना, फिर मिडिल लेवल, फिर अपर लेवल पे आएगा। आप अनम्यूट कर। लोएस्ट लेवल है, वहां पर सबसे मिनिमम चेंजेस होते हैं। पानी उबलता है तो ऊपर का लेयर तो हिलेगा, पर नीचे कुछ हलचल नहीं होती है। वैसे ही नाड़ी के लोएस्ट लेवल पर हमको न चेंज होने वाली चीज मालूम पड़ती है। और न चेंज होने वाली चीज कौन सी है? हमारे शरीर में प्रकृति है, जो जन्म से लेकर एक कायम रहती है। तो अभी हमको लोएस्ट लेवल पर जाना है। हमने पहले तो ऊपर का, सबसे ऊपर का लेयर देखा, सुपरफिशियल। कैसे देखा? हम मिनिमम प्रेशर के साथ दबाए उसको। तो अब लोएस्ट लेवल को जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? कॉमन सेंस है। क्या करोगे आप धनंजय, क्या करोगे? सर ज्यादा प्रेशर लगाइए। ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाओगे? लगाओ, क्या होता है देखो। चलो फुल ताकत लगा के दबाओ।
जैसे ही दबाओगे, क्योंकि नीचे बोन है, यहां नाड़ी देखने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि नीचे रेडियस का फ्लैट सरफेस है। दबाओगे तो क्या होगा, दबाओ जरा ताकत लगाकर, क्या होता है? सचदेवा जी, क्या होता है जब आप दबाते हो जोर से? तब तो फील होता है पल्स आप उल्टा एकदम से। देख रहे हो, इंडेक्स ऊपर चाहिए अंगूठे के पास, ये इंडेक्स आपका अंगूठे के पास चाहिए। हाँ देखो, हमने भी किया है, शर्ट खोल दिया, दूसरे हाथ का करो ना, जहां घड़ी नहीं है। कफ लिंक्स ढीली करो तो आपको जगह मिलेगी। नाड़ी कैसा देखोगे आप? इस पे लेयर करके रखोगे तो नाड़ी नहीं देखते आएगी। तीन उंगली रखना है आपने, सबसे ऊपर इंडेक्स, उसके नीचे मिडल, नीचे 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 इंडेक्स सबसे ऊपर। मेरे हाथ की तरफ देखो, आपको ध्यान में आएगा क्या कर रहे हैं आप मिस्टेक। मेरे हाथ की तरफ देखो, आप उल्टा करो, ये हाथ को उल्टा करो, नहीं, ये राइट हैंड ही रखो आप ऊपर। लेफ्ट हैंड को आपके तरफ फेस करो, लेफ्ट हैंड आपकी तरफ फेस करो, लेफ्ट हैंड, हाँ, राइट हैंड को मेरी तरफ फेस करो, यस। तब आपका इंडेक्स ऊपर जाएगा, मिडल उसके नीचे जाएगा और रिंग उसके नीचे जाएगी। और आपको ये फ्लैट सरफेस का प्रयोग नहीं करना है, टिप्स का प्रयोग करना है। कीप ओनली द टिप हियर। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आप उल्टा सुल्टा करोगे तो आपको नाड़ी कभी नहीं मिलेगी। मिल रही है क्या नाड़ी? तो पहले जो इंडेक्स रखो, सिर्फ इंडेक्स रखो, ढूंढो उसको, कहाँ लगती है नाड़ी। लगी, उसके नीचे मिडल रखो और उसके नीचे रिंग रखो। अब मिल रही है? अभी जिंदा हो गए, वादा नहीं। तो अभी इसको क्या करो, ताकत लगा के दबाओ, बिल्कुल। क्या होगा दबाते ही शिवराम? पल्स रिएक्ट कर रही है। हाँ, अगर आप दबा देते हैं तो क्या होता है? तो ऑक्लूजन हो जाएगा ना, बिल्कुल, क्या होगा? बंद हो जाएगी नाड़ी। बंद हो जाती है पल्स। देखो जरा, बंद होती है क्या? ताकत लगाओ, बंद होनी चाहिए। सर जी रिंग फिंगर पे आती है ना? तो रिंग फिंगर भी दबाओ ना। रिंग फिंगर पे खाना नहीं खाया है क्या? हाँ, तो आपके सिर्फ मुंह ने खाना खाया, रिंग फिंगर तक पहुंचा नहीं, उसको भी ताकत लगाओ। एक लेवल पे जाओगे तो तीनों से एक साइज दबेगी ना। इंडेक्स से दब गई तो रिंग से क्यों नहीं दबेगी? उतनी ही दबेगी जितनी इंडेक्स से दबेगी। बंद हो जाना चाहिए और धीरे से छोड़ो उसे। जैसे ही छोड़ोगे पल्सेशन रिगेन होगा, और रिगेन होगा तो आपकी बात बिल्कुल उचित है, वो सबसे पहले हमको महसूस होगा रिंग फिंगर पे। उसका कारण है, बहुत लॉजिकल सिंपल कारण है। हार्ट इधर है, वो खींचेगा तो पहले तो रिंग फिंगर पे नहीं लगेगा ना, ये तो दूर है उससे। तो जैसे ही लगा पल्सेशन चालू हो गया, वही रुक जाना, उसके ऊपर नहीं उठाना। आपने नाड़ी को बंद किया, पल्सेशन बंद किया, उसके बाद धीरे से रिलीज किया। जैसे ही रिलीज किया पल्सेशन चालू हो जाएगा। जैसे ही चालू हो गया वही रुकना, वही के वही रुकना, पास से पल्सेशन जाने देना। लीव 6 पल्सेशन के आसपास, 3-4 सेकंड भूल जाना, उसको महसूस करना, और उसके बाद देखना कौन से उंगली के नीचे कितना पल्सेशन लगता है। उंगलियां कितनी है? 3, और इंटेंसिटी कितनी है? 0, 1+, 2+ और 3+। देखिए जरा सब लोग और लिखिए।
पूजा पूजा से ले लो, वो कर देंगे। डॉक्टर को प्रसाद को ढूंढनी पड़ेगी। दबाओ उसको अच्छे तरीके से, रुक जानी चाहिए पल्स। जैसे ही पल्स रुकी उसको धीरे धीरे रिलीज करो, स्लोली। तीनों उंगलियां एक साथ ऊपर जानी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, तीनों उंगलियां एक साथ मूव होनी चाहिए। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर कर लिया आपने, रिगेन हो जाएगा। और जैसे ही पल्सेशन रिगेन हो गया, रुक जाओ, वेट फॉर 5-6 पल्सेशन टू गो अवे। और उसके बाद कौन से उंगली के नीचे और कितनी इंटेंसिटी है वो देखो। सर यस, सर मुझे पल्सेशन मतलब प्रेशर रिलीज करने के बाद इंडेक्स फिंगर पे पल्सेशन फील हो रहा है पहले। आप पकड़ते कैसे हो नाड़ी? नाड़ी को आइडेंटिफाई करो, लोकेशन को। तीनों उंगलियां एक लेवल पे रखो, यस सर। दबाओ उसको जोर से। बंद हो गई। यस। तीनों उंगलियां धीरे धीरे ऊपर करने की कोशिश करो, धीरे धीरे, बिल्कुल। फ्लो शुरू होगा तो उल्टा ऊपर से तो आएगा नहीं कभी, फ्लो तो हार्ट की तरफ से जाएगा। आपकी रिंग फिंगर बीच में होनी ही होनी है, यस सर। तो बाईपास करके तो इंडेक्स पे नहीं जाएगा ना। तो आप वापिस आप धीरे धीरे तीनों उंगलियों को उठाने की कोशिश करो। अगर हम थोड़ा ज्यादा उठा लेना तो जाता है इधर उधर, और अगर हम धीरे धीरे उठाते हैं तो नहीं जाता है। देखो नाड़ी की हाइट है कितना mm? कितना है सर? 2.4 साइज mm साइज। 4.8 के बीच में, 3 mm के आसपास है। अराउंड 3 mm। ये 3 mm में हमको 5 लेवल देखनी है। तो आप धीरे धीरे इधर उधर कर दिए तो एक लेवल इधर उधर हो जाएगी। आपको बहुत शांति से चलना है, धीरे से। 0.6 mm पे एक लेवल आती। तो आपको अभी देखो, अभी कहाँ आ रही है? आ रही है क्या? मैंने कहा वैसी नाड़ी लग रही है क्या, नहीं लग रही है? सर अब यस सर। गुड। अब आप सर धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करने पर रिंग फिंगर पे फील हो रही है। तो धीरे धीरे करने पर ही, धीरे धीरे ही करना है। कोई जल्दी वो मैं जाना है हमें नहीं। नहीं, और धीरे धीरे का मतलब ये बात समझो, पूरी नाड़ी परीक्षा 5 लेवल की मिला के 90 सेकंड में खत्म हो जानी चाहिए। कल बताऊंगा आपको। इसका मतलब आपको उसके साथ 10-12 मिनट नहीं खेलना है। 90 सेकंड में 5 लेवल हो जानी चाहिए। ओके। चले, इतना ही कॉन्सेप्ट, पर ये कॉन्सेंट्रेशनली करना है और शांति से करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। अगर आप अभी नाड़ी देखते हो तो आपको पता है यहाँ पर 2 ही चीजें देखनी है सिर्फ, उंगली कौन सी और इंटेंसिटी कितनी। लक्ष्मण कुंडाली जी। यस सर। आप बहुत देर से देख रहे हैं डीप नाड़ी,
अब आप मुझे बताओ कि आपके कौन से उंगली के नीचे कितना लगता है? सर मेरा रिंग फिंगर और मिडल फिंगर में लगता है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिडल फिंगर में लग रही है। सबसे ज्यादा का मतलब उसको ये करो ना, काउंटिंग करो ना। 3+ है। और रिंग फिंगर में? रिंग फिंगर में 2+ है सर। इंडेक्स में? और इंडेक्स में अभी तो 1+ कह सकते हैं या फिर मिनिमम है सर। और वो डी वाली ये कह रहे है तो 1+ है, अगर वो नहीं लगती है तो 0 है। लगते है सर, 1+ है सर। आपका प्रकृति का निर्धारण करो आप। प्लेन है ये क्या प्रदान, पित्त प्रदान, पित्त प्रदान प्लेन आईवी पैरा मकसद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बीच में सर। अब बोलो। सर पित्त प्रदान कफानुबंध। पित्त प्रदान पित्त कफानुबंध, पित्त कफ नाड़ी है पित्ताधिक्य के साथ, बराबर है? आपकी प्रकृति वही है क्या? यस सर। बराबर है? यस सर। ये इतना आसान है नाड़ी में से प्रकृति को देखना। ध्यान में रखना, डीप को कहते हैं प्रकृति और सुपरफिशियल को कहते हैं विकृति। डीप को कहते हैं प्रकृति, सुपरफिशियल को कहते हैं विकृति। तो प्रकृति और विकृति के बीच में जो वेरिएशन है वो है बीमारी। या तो बीमारी, या आपको क्या ध्यान रखना है, वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम से अंत मध्यादिका क्रमात् चय प्रकोप प्रसारा वायु ग्रीष्मादिषु तिषु वर्षादिषु तो पित्तस्य श्लेष्मणा शिशादिषु। ये तो नेचुरल साइकिल्स है। दोषा को हमेशा एक वेरिएबल फोर्स का रूप में माना जाता है। इट्स अ वेरिएबल फोर्स, इट्स अ वेरिएबल फोर्स। अभी आपको क्या चीजें मालूम पड़ी? पहले तो ग्रॉस मालूम पड़ा, वो प्रकृत है क्या विकृत है, हार्ट इन्वॉल्व है कि नहीं है, ये एक्यूट है या क्रॉनिक है, आम के अनुबंध है या नहीं है, शरीर के निचले हिस्से में, बीचले हिस्से में और अपर के हिस्से में, बराबर। और इंटेंसिटी कितनी है ये आपको इमीडिएट एक्सप्रेशन में मालूम पड़ा। सुपरफिशियल में मालूम पड़ा कौन से दोष के स्थान में कौन से दोष का कार्य चालू है। वात के स्थान में किसका कार्य चालू है, पित्त के स्थान में किसका कार्य चालू है और कफ के स्थान में किसका कार्य चालू है। उनकी हर एक की इंटेंसिटी कितनी है। तीसरे लेवल में हमको पता चलता है क्या, हमारी प्रकृतिस्थ दोष स्थिति क्या है, हमारी प्रकृतिस्थ दोष स्थिति क्या है। और मेरा अपना मानना यह है और अनुभव भी, ये हमें नाड़ी परीक्षा से जो नाड़ी प्रकृति का ज्ञान होता है, वो किसी भी फॉर्म भरने से प्रकृति का ज्ञान करना बड़ा आसान है। एक हमारे फ्रेंड है डॉक्टर एरमे करके, उनका एक एप्लीकेशन भी है, प्रकृति कैलकुलेटर। क्या नाम है उसका? प्रकृति कैलकुलेटर। आपको उसको देखोगे तो आपको प्रकृति कैलकुलेट करने में मदद करती है। वो आ गया भाई, इस पे अवेलेबल है आपके प्ले स्टोर पर। ये ऐप है। प्रकृति असेसमेंट, प्रकृति कैलकुलेटर नाम है उसका। दिख रहा है क्या आपको? या आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बड़े सारे क्वेश्चनर है उसमें, उन क्वेश्चनों को आप घर में रख सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं, पेशेंट को नाड़ी देखने के लिए कह सकते हैं। मैं आपको कल नाड़ी परीक्षा के ऐप्स भी बताऊंगा। हमारा ऐप है जो नाड़ी परीक्षा करने में मदद करता है और अच्छे तरीके से नाड़ी परीक्षा उसमें करते आती है, बहुत अच्छे तरीके से सटीक। आप पेशेंट की भी नाड़ी परीक्षा कर सकते हो। अभी हम तो इन दिनों
मेजॉरिटी कंसल्टेशन ऑनलाइन है, तो सबसे बड़ी दिक्कत आपके मन में आनी चाहिए कि ऑनलाइन नाड़ी परीक्षा कैसे करेंगे। इसका भी सवाल का जवाब हम आपको कल देंगे कि ऑनलाइन नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं क्या, और कर सकते हैं तो कितनी सटीक होगी, कर सकते हैं क्या पहली बात, कैसे करेंगे दूसरी बात, और करने के बाद जो मिलेगा वो सटीक होगा कि नहीं। तो अभी आपको प्रकृति के बारे में हमने बताया, विकृति के बारे में बताया, में आपको बीमारी का ज्ञान तो हो जा सकता है, इतने इसमें बीमारी का ज्ञान तो बिल्कुल होता है, पर अभी हमको बीमारी को थोड़ा ज्यादा सोचना है, तो हमको इसके आगे वाले लेवल पर जाना पड़ेगा, और अगले लेवल का नाम है सब दोषा लेवल। पहला लेवल देखा हमने इमीडिएट एक्सप्रेशन, दूसरा लेवल देखा हमने सुपरफिशियल एक्सप्रेशन, तीसरा लेवल देखा हमने डीप एक्सप्रेशन। इमीडिएट एक्सप्रेशन में हमको ग्रॉस एनालिसिस मिलता है पल्स का, ओवरऑल क्या हो रहा है पल्स में। सुपरफिशियल में मिलता है हमको विकृति की स्थिति, अभी दोषों की इस मिनट को क्या स्थिति है, व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब नाड़ी पे उंगली रखे हो उस क्षण पर आपको नाड़ी में जो कुछ मिलता है उसका ज्ञान हमको मिलता है सुपरफिशियल में। नाड़ी में डीप में जब हम जाते हैं तो हमको ज्ञान मिलता है उस व्यक्ति की प्रकृतिस्थ स्थिति क्या है। अभी हमको प्रकृति परीक्षण करना है किसी भी रुग्ण का, तो उसको पूछना पड़ता, भाई अभी का मत बता, तू पहले कैसे खाता था ये बता। अभी वो कहता है अभी भूखी नहीं लगती डॉक्टर साहब, हम क्या लिखेंगे, विषमाग्नि नहीं लिख सकते, वो पहले तीक्ष्णाग्नि भी हो सकता है, मंदाग्नि भी हो सकता है, या समाग्नि भी हो सकता है। तो हमको उसको सवाल पूछने पड़ते हैं, पर बिना सवाल पूछे अगर हमको प्रकृति परीक्षण करना है तो नाड़ी परीक्षा ही एकमात्र साधन है हमारे पास। तो हमको आसान है ये। अभी आपने देखा कि हम सटीक प्रकृति तक पहुंच सकते, और आपने सबने अनुभव भी किया होगा, हम प्रकृति का ज्ञान इजीली कर सकते हैं, हमारा कर सकते हैं, उससे ज्यादा बेटर हम पेशेंट का कर सकते हैं। कभी आप आज शाम को एक प्रयोग करना, जितने भी पेशेंट आज देखोगे, दबाओ, नाड़ी में मिलता है आपको ये वात प्रकृति है, तो पूछो उसको, साहब किसी भी एक जगह पर स्थिर नहीं होते, जवाब हाँ में ही आएगा। नाड़ी में आपको पित्त प्रधान प्रकृति लगती है, तो बे झिझक पूछना उसको, गुस्सा क्यों करते हो इतना, गुस्सा कितना करते हो नहीं पूछना, इतना गुस्सा क्यों करते हो पूछना, और वो आपको जवाब में यही कहेगा, साहब क्या करे अपने आप आता है। हाँ, कफ प्रकृति मिलती है तो वो आपको आराम से, बंदा एकदम स्लो मोशन होगा, एकदम बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे यहाँ पर ज्वाइन होने वाले में सबसे लेट ज्वाइन होने वाला जो बंदा होगा वो प्योर कफ प्रकृति का होता है। हाँ, तो हमारे उनको ध्यान में रखना, कभी कफ प्रकृति के व्यक्ति के साथ बड़ा फायदा है ये। हाँ, तो आप उंगली किधर रखूं, अभी संजय साहब किधर गए, वो पित्त कफ प्रकृति क्या है देखना आप। हाँ, तो ध्यान में आएगा आपको। वो एक बार जब तक फिट नहीं होता तब तक कोई चीज सुधरती नहीं, एक बार फिट हो गया कफ प्रकृति, मेरे जैसा आदमी, कफ प्रकृति क्या है टाइम लगता है समझने में, और एक बार समझ में आ गया फिर भगवान उसको निकाल नहीं सकता बाहर। मैं हमेशा कहता हूँ दुश्मनी करना है ना वात प्रकृति वाले व्यक्ति से करना, झगड़ा झूगड़ा जो कुछ करना है वात प्रकृति वाले व्यक्ति से करना, क्योंकि उससे आप झगड़े भी तो उसको 15 मिनट के बाद याद नहीं रहने वाला क्यों झगड़े थे, तो भूल जाएगा। कफ प्रकृति वाली व्यक्ति से झगड़ा कर दिए तो मरने तक याद रखेगा, साला ये अर्जुन भाई मेरे से लड़े थे। फिर परेशानी होगी। तो इसलिए ध्यान रखना, कभी प्रकृति परीक्षण करना बहुत जरूरी है। पेशेंट को पैसे मांगना ये नहीं मांगना, वात प्रकृति नाड़ी में लगती है तो उसका पैसा पहले ले लेना, के बाद में नहीं आएगा। 100% गारंटी नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। और व्यक्ति है उसका आप आंखें मूंद के उसने बोल दिया साहब अभी नहीं है मैं बाद में दूंगा, ना उसको वो नहीं भूलेगा, वो ला देगा आपको। या वो आपको प्रैक्टिस करते वक्त अक्सर आएगा। तो प्रकृति परीक्षण करना सिर्फ निदान करने के लिए काम का नहीं है, अपना हिसाब किताब करने के लिए भी काम का है। और ये सामने वाला सिखाने वाला जब मारवाड़ी होता है तब तो हिसाब किताब जरूर आती है बीच में। आएगा।
अब सिंपल नोट ध्यान में रखना, प्रकृति परीक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमको प्रकृति का अंदाजा नहीं है तब तक हम किसी भी व्यक्ति में निदान नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कफ प्रधान प्रकृति का व्यक्ति मिलता है आपको और उसके नाड़ी में भी, सुपरफिशियल में भी हमको कफ स्थान में या वात स्थान में या पित्त स्थान में हंस गति मिलती है, तीव्र गति की 3+, इसके लिए जरूर नहीं है कि उसने तीव्रतर निदान करने की, क्योंकि उसकी प्रकृति कफात्मक है, तो छोटा भी निदान उसके शरीर में तीव्रतर कफ वृद्धि करेगा। तो निदान की इंटेंसिटी ढूंढने के लिए तो हाँ, वात प्रकृति का रुग्ण है, उसमें अगर हमको कफ की वृत्ति मिली, जैसे कि वात प्रकृति हमको प्रकृति में मिली 3rd लेवल में और हमें विकृत मिला है, प्रिकिंग पल्स है पेट में, और नाड़ी में मुझे पित्त स्थान में कफ का कार्य दिखता है, तो आपको निश्चित रूप से कहना पड़ेगा प्रकृति तो वात की है और पित्त के स्थान में कफ बढ़ा है, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ ठंडा मीठा बहुत अधिक मात्रा में खाया है। उसकी मात्रा निर्धारण निदान के करने के लिए प्रकृति और सुपरफिशियल का गणित बिठाना पड़ता है। ये बहुत लॉजिकल है, मैंने हमेशा कहता हूं नाड़ी परीक्षा ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पर 2 + 2 = 4 ही होता है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप 2 + 2 कर रहे हो या -2 + 2 कर रहे हो। वात प्रकृति रुग्ण में क्या है वात के गुण? तत्र वृक्षो लघु शीता सूक्ष्मोचल खर अनिलाहा, तो उसमें थोड़ा भी रुक्षता मिली, ठंडी में गया वो नहीं कि उसकी बॉडी फटना शुरू हो जाए, रुक्षता पैदा हो जाएगी, खरता पैदा हो जाएगी। उसको स्नेहन करने के लिए आपको बहुत अधिक मात्रा में स्नेह का प्रयोग करना पड़ेगा। वही अगर कफ प्रधान प्रकृति का रुग्ण है तो उसमें इतना आसानी से वो ठंडी में जाएगा, उसका वात नहीं बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा, शीत गुण से बढ़ने वाला कफ बढ़ेगा। ये निदान की प्रक्रिया को समझने के लिए आपको प्रकृति परीक्षण करना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं, सर एक बार प्रकृति कर दी वो तो बदलती थोड़ी है, बार बार नहीं बदलती है, वो बिल्कुल नहीं बदलती है, परंतु बार बार करना जरूरी है, क्योंकि रुग्ण हमारे पास जब आया उसके शरीर में जो वेरिएशन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हर बार ये करना जरूरी है। अगर ये हर बार करोगे तो आपसे मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम होंगे। हम 4थे लेवल पर चले, जरा थोड़ा सा कोशिश करिएगा, सुपरफिशियल डीप 5-6 बार जाइएगा, सुपरफिशियल पे जाइएगा, डीप पे जाइएगा, सुपरफिशियल पे जाइएगा, डीप पे जाइएगा, 5-6 बार जाइएगा। एक बार में नहीं आएगा। रमेश जी जरा आपका हाथ दिखाओ हमें। नाड़ी पकड़ा हुआ, 5-6 बार करिएगा, सुपरफिशियल डीप सुपरफिशियल डीप सुपरफिशियल डीप। ये क्यों करना है पता है आपको? ये जो मैं 3 mm 2.4 mm 4.8 mm कह रहा हूं, इसका अंदाजा आपको इससे आएगा कि हमारी मूवमेंट कितनी हो रही है। अरे पूरा खेल कितना है, इतना सा है, इतने से के बीच में होने वाला है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितना हो रहा है। सुपरफिशियल पे जाइएगा, डीप जाइएगा, सुपरफिशियल जाइएगा, डीप जाइएगा, सुपरफिशियल जाइएगा, डीप जाइएगा। 5-6 बार करें, आंखें बंद कर कर करना।
अब आपको करना क्या है, अब आपको तीनों उंगलियां लेके जानी है सुपरफिशियल पर, तीनों उंगलियां लेकर जानी है सुपरफिशियल पर। आपने नाड़ी की लोकेशन आइडेंटिफाई की, लोकेशन आइडेंटिफाई करके आप सुपरफिशियल गए, डीप गए, सुपरफिशियल गए, डीप गए, सुपरफिशियल गए, डीप गए। देखो आपको मेरे उंगली की मूवमेंट दिख रही कि नहीं दिख रही? इतनी छोटी सी है फिर भी दिख रही है, ध्यान में रखना। और ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा यही है, ये अगर मैं हॉल में दिखाता हूं तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए मैं आपके आंखों तक ये मूवमेंट पहुंचा सकूं, क्योंकि मैं तो स्टेज पे खड़ा रहूंगा। मिनिमम डिस्टेंस हम लोगों के बीच में होगा, वो होगा 20 फीट का, कम से कम फासला। हमारे यहाँ पे मेजोरिटी लोग बैक बेंचर्स होते हैं, तो 150-200 फुट का फासला होगा। भले मैंने सीसीटीवी भी लगाया हो तो ये मैं आपको नहीं दिखा सकता जो मैं ऑनलाइन में दिखा सकता हूँ आपको। मूवमेंट ऑफ सुपरफिशियल एंड डीप, सुपरफिशियल एंड डीप। अगर आप इसको स्पीकर व्यू पे रखोगे तो मेरा पूरा स्क्रीन दिखेगा आपको। अब ये मूवमेंट आने के बाद आपको दिमाग में इसका डिस्टेंस रजिस्टर हो गया है कि कितना है, कितना जाना पड़ता है तो डीप में जाते हैं और कितना जाना पड़ा तो सुपरफिशियल करेगा। अब आपको तीनों उंगलियां सुपरफिशियल पे लेनी है और सिर्फ ये तीनों उंगलियां मेरी सुपरफिशियल पे है, राइट। इसमें सिर्फ इंडेक्स फिंगर मेरे को 1/3 अंदर डालना है। हिला क्या? इंडेक्स फिंगर हिला कि नहीं हिला? देखो मेरा इंडेक्स फिंगर आ गया है नीचे, अटक गई। सिर्फ इंडेक्स फिंगर 1/3 अंदर डालना है, सिर्फ इंडेक्स फिंगर 1/3। ऐसा करके नहीं डाल सकते, आपको सुपरफिशियल पे तीनों उंगलियां रखनी पड़ेगी और उसके बाद 1/3 अंदर पुश करना पड़ेगा। सुपरफिशियल पे तीनों उंगलियां रखो और एक उंगली को 1/3 अंदर डालो। और इसके लिए खुद की नाड़ी देखते वक्त इसी तरीके से देखने में पॉसिबल है। ऐसा देखेंगे आप तो ये 1/3 का गणित आपके दिमाग में बैठने से रहा। ये सिर्फ एक उंगली जो है वो जा रही है नीचे, बाकी दोनों उंगलियां ऊपर है। और वो आपको महसूस कराएगी कि आपको नाड़ी कहाँ लगती है उंगली के। फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि हमारी उंगली है, नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है क्या? हाँ, इनलार्ज किया हुआ। थोड़ा और डार्क करूं? दिख रहा है क्या आपकी टीप? ये बड़ी की हुई टीप। आपको एक महसूस करना है, कोई भी उंगली देखो आप, जरा ऐसी उंगली देखो जरा, तो एक हिस्सा जो है ये प्रॉक्सिमल कर्वेचर है, अंगूठे के पास वाला कर्वेचर। एक डिस्टल कर्वेचर है, अंगूठे से दूर वाला कर्वेचर। और ये बीच वाला पोर्शन है क्या? 3 पोर्शन तो ध्यान में आते हैं क्या? तो नाड़ी शुरू में लगती है, बीच में लगती है कि बाद में लगती है, ये पता चलता है। देखो चल रहा है सर, प्रॉक्सिमल साइड में लगी मेरी।
आपको करना क्या है, इसके 4 हिस्से करने हैं। ये अंगूठे के साइड वाला है, थंब के साइड वाला, जिसको हमने नंबर दिया है 1। ये बाजू वाला है, उसको नंबर दिया 2। बीच वाला थंब के साइड का, बीच वाला पर थंब से दूर साइड का, और जो मिडिल फिंगर के बाजू में है उसको नंबर दिया 4। दिख रहे क्या चारों नंबरिंग? दिख रहा है? अंगूठे के साइड वाला नंबर 1, बीच वाला नंबर 2, उसके बाजू वाला नंबर 3, और सबसे एंड जो डिस्टल एंड है उसका है नंबर 4। दिख रहा है? हाँ या ना, कुछ तो कहो यार। सर दिख रहा है। यस सर। ये आपको करना क्या है, आपको जब ये 1/3 अंदर गई है उंगली, तब महसूस करना है पहले नंबर में लगता है, दूसरे नंबर में लगता है, तीसरे नंबर में लगता है, या चौथे नंबर में लगता है, या फैला हुआ लगता है पूरे इसमें। ये इधर 1 और 2 में लग रहा है, 2 3 में लग रहा है, 3 4 में लग रहा है, 1 2 3 में लग रहा है, 2 3 4 में लग रहा है, या पूरे इसमें फैला हुआ लग रहा है। कुछ तो होगा ना, लगेगा तो जरूर स्पर्श कहीं ना कहीं तो। लग रहा है सर 1 और हल्का सा 2 तक कह सकते हैं। अब देखो जरा, सब लोग अलग अलग लगेगा सबको, क्योंकि सबकी नाड़ी अलग अलग जगह पर है अभी। एक ही फिंगर को अंदर लेके जाना है। एक ही फिंगर पे महसूस करना है, सिर्फ इंडेक्स पे। 1 2 3 4 या मोर देन 1 पार्ट which is spread, that is given number 5। अगर आप सेपरेटली 1 या 2 या 3 या 4 आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो वो है नंबर 5। करो फिर। सर 1 और 3 में लग रहा है। 1 और 3 में लग रहा, तो 1 से ज्यादा में हुआ ना। हाँ सर। उसका मतलब 5। या तो 1 में, या तो 2 में, या तो 3 में, या तो 4 में, या फिर 5। 1 से ज्यादा इलाके में लगा तो 5। देखो जरा सब लोग, जब इंडेक्स फिंगर पे हो जाएगा तब इंडेक्स निकाल लेना, मिडिल फिंगर डालना उतने ही डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर, वहां पर 1 2 3 4 5 करना, फिर मिडिल को अंदर ले लेना, फिर रिंग फिंगर को अंदर ढकेलना। वहां पर 1 2 3 4 5 करना। ये जितना आपको डिफिकल्ट लगता है ये सबसे आसान है। आप दिमाग में सोच रहे कैसा होगा, इसलिए डिफिकल्ट है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब आप साइकिल चलाना सीखे, कौन कौन साइकिल चलाया था कभी जिंदगी में? प्रसन्न सर, आपने साइकिल चलाई है कभी? यस सर, बोलिए। हाँ, तो हम लोग साइकिल जब चलाना सीखते हैं तब हमको बताया जाता है कि रास्ते में गड्ढे में नहीं डालना, पत्थर पे नहीं डालना, और हम साइकिल लेके चलते हैं। और जैसा ही खड्डा दिखता है सामने, हमारा दिमाग हमको कहता है इससे दूर रहना है, और आप इनवेरिएबली उस खड्डे पे जाके अटकते हो। ऐसा शुरू के दिनों में 100% होता है। यही चीज अभी नाड़ी परीक्षा में होती है। कैसा जाएगा, इतना सा जाएगा कैसे, पता कैसे चलेगा, इतनी सी उंगली, उसके 5 हिस्से कैसे होंगे? बराबर है ना?
बराबर है, पता है। कोशिश करके देखो तो फिर आपको पता चलेगा, ये आसान है, ये बहुत आसान है, ट्राई करके देखो। एक उंगली सिर्फ अंदर ढकेल लिए, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस ये एक उंगली अंदर ढक ली, उसको ऊपर उठा लिया, बीच वाली ढक ली, फिर उसको ऊपर उठा लिया, तीसरी ढक ली, और वहां जहां फील होता है उतना आइडेंटिफाई करना है। बात ध्यान में रखना, आपको दिमाग नहीं लगाना है क्या है, जहां महसूस करना है सिर्फ कि कहाँ लगता है, बस। दिमाग लगाया कि गड़बड़, महसूस करने में कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, इंडेक्स में 4। अब इसका महत्व ध्यान में रखना, इसका एक सीक्वेंस है, बहुत स्पेशल सीक्वेंस, वो लिख के रखना आप। इंडेक्स की बात करते हैं, इंडेक्स आइडेंटिफाई करता है वात के 5 प्रकार। इंडेक्स आइडेंटिफाई करता है वात के 5 प्रकार। नंबर 1 में आता है प्राण। नंबर 1 में आता है प्राण। नंबर 2 में आता है उदान। नंबर 3 में आता है समान। नंबर 4 में आता है अपान। और एक से ज्यादा इलाके में लगा तो नंबर 5 उसका नंबर है व्यान। अब प्राण कहाँ रहता है? मस्तिष्क में, मूर्धनि स्थिताः। और वो क्या करता है? सभी इंद्रियों का धारण करता है। उदान का स्थान है उरस्थान, नासा से नाभि तक चलता है। श्वासोच्छ्वास लेना, वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया, ये प्राण के कार्य है। समानो अग्नि समीपस्थः, 3 नंबर पर है समान अग्नि समीपस्थ। वो पचन के, अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति और मुंचति, ये काम करता है। 4 नंबर पर है अपान। अपान का काम है अपानोगाह, शरीर में से बाहर निकालने की प्रवृत्ति। वो फिर मल हो, मूत्र हो, रज हो, आर्तव हो, शुक्र हो या गर्भ हो, इनको शरीर से बाहर निकालने का काम अगर कहीं कोई करता है तो वो है अपान। तो इसमें अपान में गड़बड़ का मतलब इनमें गड़बड़, अपान में गड़बड़ का मतलब है इनमें गड़बड़। समान में गड़बड़ का मतलब है पचन प्रक्रिया के साथ गड़बड़। उदान में गड़बड़ मतलब श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के साथ, बोलने की प्रवृत्ति के साथ, ऊर्जा के साथ, प्रयत्न की क्षमता के साथ गड़बड़। और प्राण का मतलब इंद्रियों का धारण खत्म। तो इनवेरिएबली पैरालिसिस के पेशेंट में अगर हमको प्राण मिलता है तो हमें इंद्रियों का धारण नहीं करता हुआ प्राण मिलता है। उदान मिलता है अगर, तो वो हमें वाक प्रवृत्ति में गड़बड़ बताता है, श्वासोच्छ्वास में गड़बड़ बताता है, खांसी बताएगा, अलग अलग बीमारियां बताएगा। और नंबर 5 पे है व्यान। व्यान कहाँ है? सर्व शरीरगाह। कहाँ से चलता है? हृदय से निकलने वाली धमनियों में। ब्लड प्रेशर, ये व्यान का कार्य है। रक्त को शरीर में फैलाना, ये व्यान के माध्यम से होता है। तो व्यान अगर आपको मिलता है तो रक्त प्रवाह के संबंधित आपको चीजें पता चलती है। यहाँ पर कोई गड़बड़ है? क्रम ध्यान में रखना, इसी क्रम से ध्यान में रखना। प्राण नंबर 1, नंबर 2 उदान, नंबर 3 समान, नंबर 4 अपान, और 5 जो फैला हुआ है पूर्ण शरीर में है वो है व्यान। ओके, अब मिडल फिंगर को लेते हैं। मिडल फिंगर है पित्त का 5 प्रकार बताने वाला।
पित्त के 5 प्रकार, क्रम ध्यान में रखिएगा। नंबर 1 पाचक। नंबर 1 कहां से शुरू होगा? इंडेक्स के बगल से, तर्जनी के बगल से। यह है नंबर 1, वो है पाचक, अन्न पचाने का काम करने का। 2 नंबर पे है रंजक, रसरंजनात्, यकृत में स्थित। आहार रस से, रस धातु के निर्माण के बाद रस से रक्तादि का निर्माण करना, धात्वग्नि का कार्य, ये रंजक पित्त बताता है हमें। नंबर 3 पे है साधक, हृदय में रहने वाला। साधक पित्त काम क्या करता है? वो आपके मन के कार्य करता है। साधक पित्त चिंतम विचार्य मूल्यम ध्येयम संकल्पम एवं च, ये सब काम कौन करता है? साधक पित्त करता है। अब साधक पित्त का जगह जो है वो हृदय माना जाता है, और कभी कभी हमको हृदय के साथ मस्तिष्क में भी साधक पित्त का स्थान मिलता है। आज सवेरे की बात है, एक जन ने हमारे साथ एक नाड़ी शेयर की। सर पता नहीं चल रहा है, मेरे पिताजी है और उनके बीमारी का आता पता नहीं चलता है, क्या आप मुझे मदद कर सकते हो क्या? तो मैंने देखा नाड़ी को, हमारे विद्यार्थी ने, आप जैसा सीख रहे हो वैसे ही सीखे हुए एक बच्चे ने नाड़ी देखी और कहा उसने मुझे कि आपको पढ़ के सुनाता हूं। आज की बात है तो आसान है। क्रिकिंग नाड़ी है, रेगुलर है, नॉटवार्म है, एम्प्टी है। इंडेक्स में 1+, मिडल में 2+, रिंग में 2+। सुपरफिशियल में इंडेक्स में 2+, सर्पगति है। प्रकृति पित्त कफ प्रधान है। सब दोषा में व्यान साधक और तर्पक है। और अगला जो लेवल है धातु लेवल, उसमें एक लेवल बताया उसने मुझे मज्जा धातु। मैंने कहा सिंपल है यार, ये जिस किस व्यक्ति की नाड़ी है उसके मस्तिष्क में पोषण की कमी हो गई, पर ये मस्तिष्क में पोषण की कमी, वहां पर कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन नहीं है, वात की वृद्धि हुई है, तो वहां पर शोष हो गए, एट्रोफीड हो गई है। उसके कारण से इसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, और वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में होंगे। उसकी ट्रीटमेंट भी लिखवाई मैंने, क्या करना चाहिए। और बाद में उसका 1 मिनट के बाद मुझे संदेश आया, सर आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? मेरे पिताजी के पाँव में नीचे गादी पे चलने जैसा एहसास होता है, उनको पता नहीं चलता पाँव में सेंसेशन क्या हो रहा है। तो नाड़ी परीक्षा इतना सटीक निदान आपको करके देती है। आज सवेरे की बात है तो ध्यान में आई मेरे, तो आपके साथ शेयर की। क्रम से करना, जल्दी नहीं करना, शांति से एनालाइज करना, आप बिल्कुल निदान तक पहुंच सकते हो। मेरे पास कोई भगवान ने एक्स्ट्रा दिया हुआ नाड़ी का कोई मेरे को कान में आके बताता नहीं है, जस्ट एनालिसिस है, मैथमेटिकल एनालिसिस। हम लोग नाड़ी से अपेक्षा ये करते हैं नाड़ी पे उंगली रखने के बाद हमारे कान में आके कोई बताना चाहिए इसके ब्रेन में कुछ हो गया। नहीं, आपको ये सब देखने के बाद पता लगना चाहिए, अरे गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ है, इस तरीके से तकलीफ हो रही है, तब आपका निदान हो सकता है। तो पाचक, रंजक, साधक। और फिर उसको हमने कहा था स्ट्रेस में है तेरे पिताजी, उसके कारण से उनको पता नहीं चल रहा है क्या करने का इसका। ही वॉज वेरी एग्रीड। तो साधक पित्त मन का काम करता है। चौथा है आलोचक। 4 नंबर पर क्या है? आलोचक। दृष्टि में जो देखने का काम करता है वो है आलोचक पित्त। और अगर एक से अधिक भाग में मिलता है तो वो है भ्राजक पित्त, जो है त्वचा, शरीर के वर्ण, कांति, इसके बारे में बात करने वाली। फुंसे आ गई, फोड़े आ गए, स्किन डिसीज हो गया, कुष्ठ हो गया, तो आपको नाड़ी में मिलेगा भ्राजक पित्त। तीसरे नंबर पर है रिंग फिंगर।
रिंग फिंगर हमें बताता है कफ के 5 प्रकार। क्रम ध्यान में रखना, पित्त का पाचक नंबर 1 पर, रंजक नंबर 2 पर, साधक नंबर 3 पर, आलोचक नंबर 4 पर, और 1 से अधिक एरिया में लगता है तो वो है भ्राजक। कफ के नंबर 1 पे मिलता है हमें क्लेदक कफ, जो आमाशय में रहता है और अन्न को क्लीन करने का काम करता है। नंबर 2 पे है अवलंबक कफ, जो उरस्थान में रहता है। उरस्थान में हमको 3 प्रकार के फ्लूइड मिलते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड मिलता है, लंग्स के आवरण में वहां फ्लूइड मिलता है, और वर्टिब्रल कॉलम का फ्लूइड मिलता है। अवलंबक कफ फुफ्फुस और हृदय के कार्य को नियंत्रित करने वाला है। नंबर 4 पे है तर्पक कफ, मस्तिष्क को पोषण करने वाला कफ जो है वो है तर्पक। और नंबर 5 पर 1 से अधिक एरिया मिलता है तो वो है श्लेषक कफ, जो शरीर के हर जॉइंट में रहता है, हर जॉइंट में रहता है, वो है श्लेषक कफ। वात के नंबर 1 पर प्राण, नंबर 2 पर उदान, नंबर 3 पर समान, नंबर 4 पर आपान, नंबर 5 पर व्यान। पित्त के नंबर 1 पर पाचक, नंबर 2 पर रंजक, नंबर 3 पर साधक, नंबर 4 पर आलोचक, और नंबर 5 पर 1 से अधिक में मिलता है तो है भ्राजक। कफ के इसमें नंबर 1 पर है क्लेदक, नंबर 2 पर है अवलंबक, नंबर 3 पर है बोधक। वो तो भूल ही गया, मैं आपको बताया नहीं, आपने किसी ने पूछा भी नहीं नंबर 3 किधर है। नंबर 3 पर है बोधक कफ, जो रस बोधन का काम करता है, जिह्वा पे रहता है, जो रस बोधन का काम करता है जिह्वा पे रहता है। नंबर 4 पर है तर्पक कफ, जो मस्तिष्क को पोषण करने का काम करता है। और नंबर 5 पर है श्लेषक कफ, जो हर जॉइंट में रहता है, जॉइंट को लुब्रिकेट कर कर जॉइंट की मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम अगर कोई करता है वो है श्लेषक कफ। नाड़ी के 4 स्तर देख के हो गए। आज मैं आपके साथ फॉर्म शेयर करूंगा और 2 स्तर के, कल के 2 फॉर्म और आज के 2 फॉर्म मिलकर आपने चारों फॉर्म भरने हैं कम से कम 25 बार। चारों फॉर्म कम से कम 25 बार। एक बार नाड़ी देखी, फिर 4 लेवल देखना, फिर चारों में भरना, 4 लेवल देखना, चारों में भरना। 25 बार खुद की देखो, 25 बार बाकी सब लोगों की मिलके देखो। कल हम क्या देखेंगे, 5वां लेवल, और 5वें लेवल के बाद नाड़ी में से निदान कैसे करने का एक उदाहरण मैंने आपको अभी बताया हल्का सा, पर मैं कल इसको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, कल मिलते हैं 3 बजे। नमस्कार। थैंक यू सर। कोई सवाल हो यहाँ नहीं पूछना, ग्रुप में डालना, और अभी पूछना है तो अभी क्या अभी पूछो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। फिर क्या मुहूर्त निकाल रही बेटा? सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये पता कैसे चलता है कि प्रकृति हमें डीप एक्सप्रेशन से ही पता चलेगी, या फिर हम लोग मतलब सुपरफिशियली भी तो देख सकते हैं? कैसे पता या चलेगा आपको? पता कैसे चलेगा कि ये सुपरफिशियल ही है या डीप में ही हमको, मतलब सुपरफिशियल में ही हमको दोष की कंडीशन देखनी है या डीप में ही प्रकृति देखनी है? ये किस बेसिस? ना बेटा, आपको नहीं दिखता वहां कैसे बताएंगे? सर ये इसका बेसिस क्या है? आई मीन आप मुझे बताओ, आप खाना कैसे खाती हो? खाना हाथ से, आई मीन हाथ से, हाथ में लेती हो और खाना जाता है पेट में? हाँ, मुंह की तरफ लाना पड़ता है, फिर ले जाना, मुंह की तरफ लेकर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहीं से खाते हैं। वही है, वही सिखाते हैं, यह अनुभव है, ये पीढ़ियों से वैसी तरीके से आया है, यहाँ मिलता है, इतना दिखता है। आप अगर पेड़ पे, अभी मुझे एक बात बताओ, न्यूटन के पहले क्या सफरचंद हवा में जाते थे? नहीं। नहीं, ऐसा कभी होता था कि मैं सिर्फ न्यूटन को अकेले को दिखा सेब नीचे गिर रहा है, उसके पहले हवा में जा रहे थे क्या? नहीं। टब में जाने के बाद
पानी बाहर निकलता है, ये सिर्फ आर्किमिडीज को दिखा। आर्यभट्ट के पहले किसी को ये पता नहीं था कि जीरो नाम की कोई चीज होती है। कहाँ आते हैं? दीज आर हाइपोथेसिस। Hypothesis are synthesized by scientific experimentation, and after that hypothesis is synthesized, then it becomes the form of or the science. Likewise, हमने दुनिया में करीबन 20 करोड़ वनस्पतियां हैं। तो अगर मुझे 200 वनस्पतियों के नाम देगी, आज तेरे को होमवर्क करने का टाइम है, 24 आवर्स, 200 वनस्पति के नाम देना जो आप खाती हो। जो मैं खाती हूँ। हाँ, जो आप खाते हैं। सर लेकिन 200 तो नहीं खा पाती होंगे। 20 करोड़ है ना, 20 करोड़ में से सिर्फ 200, बाकी तो 19 करोड़ 99 लाख 99,800 छोड़ रहे हैं हम। क्यों 200 है? हम गिनते हैं। हम हमारे घर में भी, अगर आप किसी के भी घर में अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 15 से 16 सब्जियां आती है, इससे ज्यादा नहीं आती। 10 से 12 फ्रूट आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। तो बाकी क्यों नहीं खाने के? आप कभी जाके घास तोड़कर उसकी सब्जी बनाकर खाए हो? कुश काश नल दर्भ हम सब इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी सब्जी कैसे बनाते हैं? करंज के पत्ते की सब्जी बनेगी? चलो हम मुंजियो बनाते हैं, गुजराती लोग हैं यहाँ पर। कहाँ गए हमारे कप्तान साहब? तो मुंजियो बनाते हैं। आपने कभी देखा है क्या सांबार में ब्रोकोली किसने किसने डाली है? नहीं, इतना फास्ट नहीं। क्यों? सांबार में तो दुनिया भर की सब्जियां जाती है, और ब्रोकोली डाल देंगे तो क्या होगा? सर स्पेशली पसंद नहीं है इसलिए नहीं डाली। नहीं, पसंद नहीं का क्या संबंध है? किसको डालते हुए देखा है? नहीं। क्या पिज्जा रबड़ी में डुबो कर खाया है किसी ने? नहीं। अरे हलवा पूरी खाते हैं हम, तो पिज्जा और हलवा खाने में क्या बुराई है? नहीं खाते। किसने डिसाइड किया? क्योंकि हमारे अनुभव ने डिसाइड किया। हम आयुर्वेद शास्त्र में सबसे पहली बात, अगर आप चरक संहिता पढ़ते हो, बात ध्यान में रखना, ये मैं कहता हूं करके नहीं है। चरक संहिता अगर आप पढ़ते हो तो पहले अध्याय सूत्र स्थान में जब अवतरण कहा गया, उसके तुरंत बाद करीबन 18वां या 19वां श्लोक है, वहां कहते हैं बुबुदेयम पितामह। बुबुदेयम पितामह। हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से अनुभव किया, उन्होंने सुना नहीं, श्रोतव्यम नहीं कहा उन्होंने। बुबुधे, बुध यानी समझना, इस धातु का सप्तमी रूप है। ये पूरे तरीके से अनुभव किया, अनुभव किया हुआ शास्त्र है आयुर्वेद। ध्यान में रखना, हमारे यहाँ पर जो भी चीज हम बात करते हैं वो अनुभव से है। आपको लक्ष्मी विलास देने से सर्दी जाएगी कैसे पता चलता है? देख के देखते जब सर्दी जाती है तब पता चलता है। क्यों अरुण जी? आपके पीछे इतनी सारी दवा है, मेरे को सर्दी हो गई तो आप कोई भी हाथ में डाल के देंगे दवा मुझे, या उसकी सर्दी की दवा निकाल कर देंगे? सर्दी की देंगे सर। तो सर्दी की दवा वो सर्दी की है कैसे पता चलेगा? अनुभव ही है सर। उसके गुण कर्म है हमारे पास, ज्ञात है। सर्दी में हमको प्रतिशाय में क्या संप्राप्ति हुई पता है। जो सर्दी में हुई वही दवा आप मुझे इसमें देंगे क्या? अतिसार में नहीं देंगे सर, ये तो उसी में ही देंगे ना, मतलब अतिसार में क्यों ही देंगे? कहा मैंने आपकी जानकारी के लिए कहता हूँ, एक बात ध्यान में रखना। प्रवाहिका अगर होता है ना, जो दवा आप प्रतिशाय में इस्तेमाल करते हो वो प्रवाहिका में भी इस्तेमाल कर सकते हो। आंखें मूंद कर वहां पर उदान के साथ कफ की विकृति है और यहाँ पर अपान के साथ कफ की विकृति है। विकृति तो कफ की है। और ये मैं देखकर मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, ये कहते हैं वैद्य पंचानंद गंगाधर शास्त्री गुणे। वो कहते हैं कि प्रतिशाय 3 प्रकार का, एक नासागत, एक गुदगत और एक योनिगत। तो प्रतिशाय की चिकित्सा आप श्वेत प्रदर में भी कर सकते हो। समझने का फेर है, सिर्फ समझने का फेर है। हम तो एक, चलो आज एक कविता लिखी हमने, आपको सुनाते हैं। आज ही लिखी, हमारे
मित्र ने हमको कहा सर क्या आयुर्वेद शास्त्र बड़ा बंडल है, तो कैसा बंडल है? तो मैंने एक कविता लिखी, एक अथाह समुद्र है ज्ञान का, एक अथाह समुद्र है ज्ञान का, और रेत के किनारे खड़ा हैरान बच्चा मैं, और रेत के किनारे खड़ा हैरान बच्चा मैं, बस दूर से चल रही नौकाओं को देख रहा, बस दूर से चली नौकाओं को देख रहा, इसी उलझन में लिपटा रहा है कि कहाँ जा रहा है ये काफिला, इसी उलझन में लिपटा रहा कि कहाँ जा रहा है ये काफिला, कौन मंजिल पहुंचेगा, पर कभी ध्यान ही नहीं गया चला रहा है ये, कभी ध्यान ही नहीं गया कि कौन चला रहा है ये, किसके हाथ में है पतवार, एक अथाह समुद्र ज्ञान का और रेत के किनारे खड़ा हैरान बच्चा मैं। चिकित्सा के नाम पे बस ठगने का ही काम किया है, चिकित्सा के नाम पे बस ठगने का ही काम किया है, बीमारी क्या है पता नहीं है, कैसे हुई यह भी पता नहीं है, क्या करेंगे और क्यों करेंगे ये भी पता नहीं है, इनका भी कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी चिकित्सा करने आ रहे हैं हम। एक अथाह समुद्र है ज्ञान का और रेत के किनारे हैरान बच्चा मैं। कोविड की स्थिति को ध्यान रखो, क्या है नहीं पता, कहां से आया नहीं पता, कैसे हुआ नहीं पता, क्या कर रहे हैं नहीं पता, क्यों कर रहे हैं नहीं पता, लाखों के बिल हो रहे हैं। नहीं जानता दोषों को मैं, क्यों कर बिफर जाते हैं वो, नहीं जानता दोषों को मैं, क्यों कर बिफर जाते हैं वो, मैं ही अटकलें लगाता हूं, मैं ही अटकलें लगाता हूं कि शायद ऐसा होता हो, मैं ही अटकलें लगाता हूं कि शायद ऐसा होता हो, फिर उसे सुधरने हेतु अंधेरे में तीर चलाता हूं मैं, फिर उसे सुधारने हेतु अंधेरे में तीर चलाता हूं मैं, गलती से जो अगर ठीक हुआ, गलती से जो अगर ठीक हुआ तो जीतम मया कहता फिरता हूं मैं, तो जीतम मया कहता फिरता हूं मैं, एक अथाह समुद्र है ज्ञान का और रेत के किनारे खड़ा हैरान बच्चा हूं मैं, आयुर्वेद के प्रांगण में बस खेलता कूदता रहता हूं, आयुर्वेद के प्रांगण में बस खेलता कूदता रहता हूं, जो भी हाथ में आया उसे बांटता फिरता हूं, एक अथाह समुद्र है ज्ञान का और एक खड़ा हैरान बच्चा हूं मैं। मैंने लिखी आधी कविता ये बातें हम लोग बड़ी दूसरी बात, मुझे अभी एक बात आई जाती, बहुत अच्छी है सर, ये बहुत अच्छी है। मैं अभी आपको बताऊं, नाड़ी परीक्षा जो है ना, नाड़ी परीक्षा जब भी मैं सिखाता हूँ मेरे ध्यान में पल्लवी महाजन की एक कविता आती है। पल्लवी महाजन आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। यस सर, सुना है। सकून की तलाश में, सकून की तलाश में मैं इधर उधर फिरा, जहां छुपा था, दुनिया भर में देख लिया मैंने सुकून क्या है, और फिर अंत में पता चलता है कि सुकून तो मेरे पास ही है। तो अब अंत में वो कहते हैं, पल्लवी महाजन आप जरूर पढ़ना इसको, सुकून की तलाश में बाय पल्लवी महाजन, बड़ी यंग कविता करती है। वो कहती है, अब सुकून को खोज मत, अब सुकून को खोज मत, सुकून क्या है वो जान ले, सुकून क्या है वो जान ले। मैं आपको सबको यही कहता हूँ, नाड़ी परीक्षा को इधर उधर ढूंढो मत, नाड़ी क्या है वो जान लो, बहुत आसान है, सिर्फ नाड़ी पे 3 उंगलियां रखनी है 5 लेवल में, जो महसूस होता है उसको लिख के रखना है और उसको एनालिसिस करना है, बस आप निश्चित रूप से निदान कर सकते हैं, निश्चित रूप से। हम अनफॉर्चुनेट करते क्या है, हम उसमें डायबिटीज ढूंढते हैं, हम उसमें कैंसर ढूंढते हैं, हम उसमें हाइपरटेंशन ढूंढते हैं, हम उसमें पैरालिसिस ढूंढते हैं, हम उसमें किडनी स्टोन ढूंढते हैं। गड़बड़ है, क्योंकि एक कफ प्रकृति व्यक्ति को होने वाला डायबिटीज, एक वात प्रकृति को होने वाला डायबिटीज, एक पित्त प्रकृति को होने वाला डायबिटीज अलग अलग होगा। एक जंगल देश में होने वाले व्यक्ति को जो कफ प्रकृति का है उसको होने वाला डायबिटीज
एक अनुप्रदेश में कफ प्रकृति का है, उसको होने वाला डायबिटीज अलग अलग होगा। जो मांसाहारी है, अनुप्रदेश में रहता है, अनुप मांस का सेवन करता है, और जो मांसाहारी है अनुप्रदेश में रहता है और जंगल मांस का सेवन करता है, दोनों का डायबिटीज अलग अलग होगा। तो हम नाड़ी में से डायबिटीज नहीं ढूंढ सकते, नाड़ी में जो मिला है उसमें से डायबिटीज की तरफ जा सकते हैं। कभी भी रिवर्स नहीं करना, नाड़ी के फाइंडिंग को एनालाइज कर सकते हैं, और कैसे करेंगे हम कल देखेंगे। निश्चित रूप से मैं गारंटी देता हूं, कल शाम को आप में से हर एक व्यक्ति नाड़ी के फाइंडिंग्स को निदान तक लेके जाएगा। और फाइंडिंग्स कैसे ढूंढना मैं आपको वही सिखा रहा हूं पिछले 3 दिन से। कल भी थोड़ा सा बचा हुआ सिखाऊंगा, पर करना कोशिश आपको है, आप नहीं करते हैं कोशिश। मुझे बहुत खराब लगा। 67 लोगों ने पैसे भरे हैं, 40 लोग रहते हैं। ये मेरा पैसा कमाने का धंधा नहीं है, मेरे पास भगवान की दया से ठीक ठीक प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। 5 क्लिनिक चलाता हूं मैं। मेरा गोरेगांव का क्लिनिक 4000 स्क्वायर फुट का कमर्शियल प्लेस है। जो मुंबई से वाकिफ है उनको इसकी वैल्यू समझ में आती है, क्या मतलब है उसका। इसका कॉस्टिंग अगर करने को जाओ तो ये करीबन 26 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अंदर का माल मेरे पास 40-45 लाख के तो किताबें हैं, 20-22 लाख के इंस्ट्रूमेंट है आयुर्वेद प्रैक्टिस में। मैं स्टेथोस्कोप भी साधारण इस्तेमाल नहीं करता, स्मार्ट स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करता हूं, जो एनालाइज करता है। नाड़ी परीक्षा के 5 यंत्र है मेरे पास, नाड़ी तरंगिणी से लेकर नाड़ी स्वरा से लेकर सब कुछ। पर नाड़ी परीक्षा सिखाना मेरा शौक है। मुझे लगता है कि नाड़ी परीक्षा एक सबसे आसान डायग्नोस्टिक टूल है, और हर वैद्य को आनी चाहिए, हर आयुर्वेद के विद्यार्थी को आनी चाहिए। आने वाला जमाना हम लोगों का है। इसके बाद अगर आपने शांति से सुना होगा इसी को, बड़े लोगों को, जितने भी बड़े लोग हैं दुनिया के, उन्होंने सबने कहा कोविड हैज गिवन अस वन पर्टिकुलर फेनोमेना, and that is wellness is going to be the industry of the future. It is not the healthcare industry खत्म हो जाने वाली है। अभी अगर आप गूगल को फॉलो करते हो तो गूगल एआई इन्वेस्ट कर रहा है $2400 बिलियन, बिलियन, भारत के जीडीपी के 20 गुना ज्यादा पैसा। किसमें? तो एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स में। ऑलरेडी उनके पास एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स आ गए जो 5 साल के बाद होने वाली बीमारी का आज पता लगा रहे हैं। ट्रीटमेंट करने वाला धंधा खत्म होने वाला है। हम लोग उस कगार पर है अभी जाने के। अब 60 साल के हो गए और 2-5 साल 4-5 साल हाथ पांव चलाएंगे, पर आगे वाली इंडस्ट्री आप लोगों के लिए है जो वेलनेस की है। और वेलनेस में अगर दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर कोई शास्त्र है तो वो आयुर्वेद है। मैं 69 कंट्रीज में घुमा हूँ आयुर्वेद लेकर पढ़ाने के लिए, नाड़ी परीक्षा पढ़ाता हूँ, और मैंने देखा है यही धंधा है जो आपको सबको बॉस बना के रखेगा। नाड़ी पुंगली रखा, आपने बता दिया, लोग पागल हो जाएंगे। ट्राई करो, पर ये प्रैक्टिस करने से आएगा, सिर्फ सुनने से नहीं आता। सुनने से सिर्फ जोश आता है। सो जब मैं कहूंगा आपको हाउ इज द जोश, आप कहेंगे यस सर, हाई, बट दैट हाई हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रैक्टिस। Practice your pulse, watch your pulse, own pulse, patient pulse। 1000 पल्स देखोगे ना आप, उसके बाद 1001 में पल्स में आपको पता लगना चालू होगा, अरे ये तो सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। पर वो 1000 पल्स तो मुश्किल लगने वाला है। साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते वक्त 50 बार गिनते हैं हम। रोटी बनाने को जाते हैं तो पहली बार में गोल रोटी बनी, ऐसी लड़की दिखा देना मुझे, लड़की लड़का कोई भी, पहली बार में खटाखट एकदम फर्स्ट क्लास। अरे आज भी हमारे नकाशे बनते हैं 40 साल की प्रैक्टिस के बाद भी नहीं बनती गोल। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर प्रैक्टिस करने से आने वाला ये साइंस है, इट इज नॉट एन आर्ट। अनफॉर्चुनेटली नाड़ी परीक्षा को लोगों ने पूजा के साथ जोड़ दिया, शास्त्र धर्म शास्त्र के साथ जोड़ दिया। नहीं है वैसा। नाड़ी परीक्षा एक रुग्ण परीक्षा का साधन है, वो शास्त्र है। बस ये चीज आप तक पहुंचाने के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। फिर जब लोग नहीं सुनते हैं ना, तो आपका पैसा कमाने के लिए थोड़ी ना बैठा हूं, मिलेगा मुझे तो वैसे भी मिल रहा है।
क्या फर्क पड़ता है उससे? रीड इट, पढ़ो इसको, समझ के देखो, ध्यान रखो। जब आप ध्यान रखोगे, सुनोगे, देखोगे, समझोगे, तब आपको आएगा। प्रैक्टिस करो। कल मैं चाहता हूं कम से कम 30 बार की लाड़ी, हर एक लेवल की, चारों के चारों लेवल की। ठीक है, नमस्कार।